सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सर की क्लास _22। आप यहाँ पर भी इसे फॉलो करके हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए आज इस वर्कशीट में इस पाठ को मेरे साथ समझने का प्रयास करें। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। तो इस चित्र में एक प्रतिमा बनी हुई है और उसके सामने बहुत सारे लोग लंबी कतार में खड़े हैं जिनके हाथ में किसी किसी देश के झंडे भी हैं, और अगर आप इनमें से पहचानेंगे तो इसमें फ्रांस का झंडा भी आपको नज़र आएगा, यानी फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों का जो झंडा है वो ये लोग सारे हाथ में लिए हुए खड़े हैं। यह चित्र एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया और उन्होंने इस चित्र के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रतिमा के सामने बहुत सारे अवशेष भी पड़े हुए हैं। ये अवशेष इस बात का प्रतीक हैं कि जो निरंकुश संस्थान है, संस्थान में चाहे वो राजा हो, चाहे वो उसके जो भी और दूसरे जो सामंत लोग हैं वो सब हैं, ये उनके विनाश का प्रतीक ये टुकड़े बनाए गए हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सोरियो के क्या विचार थे उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी उन्होंने एक ऐसे चित्र बनाया जिसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों से और सामाजिक गणतंत्रों से, जनतांत्रिक मतलब जहाँ पर जनता का राज हो और जो है वहाँ गणतंत्र हो, लोगों का राज हो, ऐसा एक सिस्टम का उन्होंने चित्र बनाया। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि अब लोग उस निरंकुश शासन से स्वतंत्रता चाहते हैं, उससे आज़ादी चाहते हैं, इसलिए वो आज़ादी नामक एक प्रतिमा की सब वंदना कर रहे हैं। प्रतिमा के हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो आप देखिए कि ये मशाल आज़ादी को दिखाता है और जो वो घोषणा पत्र है इसका मतलब कि अब नागरिकों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, जो कि निरंकुश शासन व्यवस्था में आम नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष भी बिखरे हुए हैं, और मैंने अभी जैसे आपको बताया तो उसमें यही था कि जो भी निरंकुश व्यवस्था है वो लोकतंत्र के सामने नहीं टिक सकती, इसलिए उसको ध्वस्त होना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हमने क्लास 9th में भी फर्स्ट चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसी को ही थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब 1789 की क्रांति आपको याद हो तो जब वो हुई तो उसमें क्या हुआ था कि राजा के हाथ से सत्ता निकल के वहाँ लोगों के हाथ में आ गई, यानी लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया। हालांकि हमें पता है कि वहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ था, वो जो है राजतांत्रिक लोकतंत्र था, मतलब उसमें कुछ राजा का भी उसमें शक्तियाँ थी, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। क्रांति ने
घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान, फिर आगे हम यूरोप की बात कर रहे हैं क्योंकि जो भी असर फ्रांस में होता था उसके आस पड़ोस के देशों में भी उसका प्रभाव होता था। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अब ये शब्द आ रहा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब एक होने की भावना, एक देश की भावना, ना कि हम ये कहें कि हम इस हिस्से के निवासी हैं या हम उस हिस्से के निवासी हैं, बल्कि हम ये कहें कि हम एक देश के निवासी हैं। तो जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है एक होने की, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और जो उस समय निरंकुश शासक थे, यानी जो वंश आधारित राज करते रहते थे, उन साम्राज्यों के स्थान पर अब एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब लोगों का जो एक समूह जिनके मन में अब ये भावना आ गई थी कि अब हम एक राष्ट्र की तरह हैं, तो ऐसे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अब इन राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। और अब जो ये राष्ट्र राज्य बने और उसके शासक यहाँ पर कौन है? राजा नहीं है बल्कि लोग हैं। तो उनमें अब क्या हुआ? एक साझा पहचान का भाव उत्पन्न होने लग गया कि हम सब एक हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि हम हरियाणा के निवासी हैं या महाराष्ट्र के निवासी हैं, हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और यही भावना अब यूरोप के लोगों के मन में भी शुरुआत उसकी हो गई थी। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि लोगों के मन में ये राष्ट्र की भावना पैदा हुई, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई? तो इसके 4 कारण यहाँ पर हमें बता रखे हैं, जिनको अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला है ये है निरंकुश शासन व्यवस्था। ये हम सबको मालूम है कि फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। ये निरंकुश शासन व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था, निरंकुश का अर्थ होता है कि किसी का अंकुश उस पर ना होना, दैट मीन्स कोई नियंत्रण नहीं होना। और यूरोप के ज़्यादातर देशों में, फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था ही थी। वहाँ पर राजाओं का राज था और उन्हीं के पास सारे अधिकार थे। उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। वो अपनी मर्जी से लोगों पे कर लगाते थे। लोगों की क्या आर्थिक दशा है, नहीं है, इस बात की परवाह किए बिना वो जो है लोगों पर जो भी आदेश थे उनको थोपते रहते थे। तो पहला कारण तो यही था कि लोग अब परेशान हो चुके थे। दूसरा था कि उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का प्रसार क्या होता है कि अब वहाँ पर भी जैसे फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, मिराबियो और आबेसिए नाम के जो व्यक्ति थे, उनके मन में भी यही भावना थी कि जो कुछ हो रहा है वो शायद गलत है। और जबकि वो दोनों के दोनों एक पादरी वर्ग का था और एक कुलीन वर्ग का था, जो कि राजा ने जिनको बहुत ज़्यादा रियायत दे रखी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये बात थी कि हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे विचारों को हम उदारवादी विचार कहते हैं। फिर तीसरी बात है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, और सभी लोगों में एक जो बंधुत्व की भावना आ गई, भाई की भावना आ गई, स्वतंत्रता पानी ही पानी है, सब समान होने चाहिए। ये जो भावनाएं थी जब लोगों के मन में धीरे धीरे उदय होने लगी, तो धीरे धीरे एक राष्ट्र की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा होनी शुरू हो गई। और फिर इसमें लास्ट में हम बताते हैं कि शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो मध्य वर्ग था फ्रांस में वो भी परेशान था, वो भी तृतीय स्टेट में आता था, जिसके कारण उसे ही सारा टैक्स भरना था। तो लेकिन जब ये पढ़ लिख गए तो उन्हें ये लगता था कि ये व्यवस्था तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आगे बढ़ के धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा और एकजुट करना शुरू किया। तो इसलिए ये 4 कारण, ये जो हमने 4 कारण बताए, इसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हो पाया यूरोप के बहुत सारे देशों में, फ्रांस में और उसके आसपास के बहुत सारे देशों में। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई।
फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फिर है दूसरा प्रश्न, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी का अंकुश ना हो, अर्थात जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों में इसी तरह की निरंकुश व्यवस्था कायम थी। यहाँ पर राजाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। इस कारण से आम जनता परेशान होती थी। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष इसलिए बिखरे हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि लोकतंत्र के सामने निरंकुश शासन व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो उत्तर है कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। फिर है प्रश्न नंबर 4, फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। यानी उनके चित्रों में क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हमने इसमें लिखना है। फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। अर्थात उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अपने विचारों को अपने चित्रों के माध्यम से ही दर्शाया था और इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि अब लोग स्वतंत्रता और अधिकार चाहते हैं तथा बिखरे हुए अवशेषों के द्वारा उन्होंने यह दिखाया कि लोकतंत्र में निरंकुश संस्थानों का कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।